क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं सेक्शन ए के सॉल्यूशंस। तो नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ। तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था 1791 में, किसकी पावर को लिमिट करने के लिए, किसकी पावर को कम करने के लिए। तो आपको पता है ना, किंग की पावर को कम करने के लिए ये 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। किसकी पावर कम करनी थी? किंग की। तो किंग मतलब किंग सिस्टम जो होता है, मोनार्च। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किसकी पावर लिमिट करने के लिए? मोनार्च। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये पिक्चर आपकी बुक में है, ठीक है। तो इसमें आपको ना जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इनकरेक्ट ऑप्शन, तो देखो ये जो पिक्चर है ये गिलोटिन की है, ये तो ठीक है। दिस इज गिलोटिन, एक डिवाइस था और इस डिवाइस के अंदर 1 पोल 2 ब्लेड होते, ये भी ठीक है। सेकेंड वाला, दिस डिवाइस वाज यूज्ड टू बीहेड ए गिल्टी पर्सन। ये एक कोई भी गिल्टी पर्सन होता था उसका सिर काटने में काम आता था। बीहेड मतलब सिर काटना, तो ये भी ठीक है। डिवाइस है जिसमें पोल और 2 ब्लेड है, किस काम आता था? बीहेड ए गिल्टी पर्सन, ठीक है। बट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे गिलोटिन ठीक तो लिखा है, बट यहाँ पे इन्वेंटर का नाम गलत है। फर्स्टली इसको डॉक्टर गिलोटिन ने नहीं बनाया था, इसको इन्वेंट किया था एंटोनी लुइस ने और टोबियास किमिडिट ने इसको इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे नाम तो ठीक है गिलोटिन है, बट इन्वेंटर का नाम गलत है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछी थी ना आपसे, तो इनकरेक्ट कौन सी है? ये गिलोटिन नाम ठीक है, बट इन्वेंटर का नाम गलत लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन इसका गलत है। तो यानी कि टिक तो इसी में होगा ना, इनकरेक्ट भी तो टिक करना है, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट तिथि वाज ए टैक्स लेविड बाय द डैश ऑन द पीजेंट्स कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द डैश। तो तिथि एक टैक्स था जो किस पे लगता था? जो चर्च लगाता था। कौन लगाता था? चर्च लगाता था। किस पे? पीजेंट्स पे लगाता था, मजदूरों पे। और 1/10 किसका? जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा, जो भी वो एग्रीकल्चरल जितना भी होगा उनका, उसका 1/10 टैक्स के रूप में चर्च को देना पड़ता था। तो चर्च इसका है और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आइडेंटिफाई पिक्चर इज रिलेटेड टू विच किंग। किंग कौन सा है इसमें से? तो ये जो ज़ार निकोलस सेकेंड है, ये है इसका आंसर, ज़ार निकोलस का है ये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चर्च और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ए ऑप्शन। और 4th का ज़ार निकोलस का ये पिक्चर है, ठीक है। तो इन सब के पिक्चर ही आपको देख लेना किसका कौन सा पिक्चर है, इनकी पिक्चर आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। सबसे जो ऊंची पीक है इंडिया में वो कौन सी है? कंचनजंगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन्स किनको कहते हैं? तो ये है आपके हिमालयाज, सी ऑप्शन है। तो हिमालयाज को हम क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो 5th का आंसर है आपका कंचनजंगा और 6th का आंसर है सी ऑप्शन, द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो लेक तो बहुत सारी, बट फ्रेश वाटर सबसे बड़ी लंबी लेक जो है आपकी वुलर लेक है, ए ऑप्शन है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर वुलर लेक है। ये कहाँ पे है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में है ये। और ये न सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर झील, फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। वुलर लेक एशिया की भी और इंडिया की भी। कहाँ पे है? बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ए है, ये नहीं है डी। ये जो बुक इसमें लगे हुए हैं वो करेक्ट नहीं है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आता है कई बार। डेमोक्रेसी में क्या तर्क मतलब सही नहीं है? तो पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी के करैक्टरिस्टिक आ जाएंगे, तो डेमोक्रेसी में आपको पता है ना कि जहाँ पे गवर्नमेंट पीपल सेलेक्ट करते हैं, तो डेमोक्रेसी में सबको, लोगों को फ्री फील होता है और इक्वल फील होता है। यस, ये तो ट्रू है कि डेमोक्रेसी सब लोगों को इक्वल फील कराती है। बी ऑप्शन, डेमोक्रेसी रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेटिक होगी गवर्नमेंट अगर, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अच्छी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अगर दूसरी टाइप की गवर्नमेंट होगी तो डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट जल्दी मतलब सॉल्व हो जाते हैं ना। यस, ये भी एक डेमोक्रेसी का करैक्टरिस्टिक है।
बट यहाँ पे आपको नॉट वाला पूछा जो डेमोक्रेसी में अच्छा इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी ठीक है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों को क्या करना होता है, अकाउंटेबिलिटी दिखानी होती है। मतलब वो कभी भी लोग चुनते हैं ना गवर्नमेंट को, तो लोग तो निकाल भी सकते हैं, तो उनको जवाबदेही देनी पड़ती है लोगों को। यस, ये भी ठीक है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर, ये आपका जो है ये डेमोक्रेसी के ऊपर सही नहीं है कि डेमोक्रेसी दूसरे टाइप की गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉस्पेरियस होती है। तो यही इसका गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, वो प्रॉस्पेरस नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बाकी सब तो करेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी के हैं, बट ये वाला करेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी में अच्छा आर्गूमेंट नहीं देता। तो डेमोक्रेसी दूसरी टाइप की गवर्नमेंट से प्रॉस्पेरस नहीं होती है, तो ये लिमिटेशन भी कह सकते हो डेमोक्रेसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? डिसीजन एजुकेटेड पीपल लेते हैं, डिसीजन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन के थ्रू होता है, डिसीजन लेने में लंबा टाइम लगता है, ऑल डिसीजन जुडिशरी अप्रूव करती है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव क्यों है? इसका मेन आंसर है कि डिसीजन जो होते हैं ना कलेक्टिवली कंसल्ट करके और डिस्कशन करके लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से डिसीजन मेकिंग यहाँ पे अच्छी होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अगर पूछा भी जाए, क्वेश्चन आ भी जाए कि डिसीजन मेकिंग क्यों अच्छी होती है, क्योंकि कलेक्टिवली डिस्कशन होते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। तो कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन मैक्सिको में लगातार जीती है इंडिपेंडेंस से लेकर 2000 तक? तो वो है आपकी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। सी ऑप्शन है इसका आंसर, PIR कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 10th का क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसको हम कहते क्या है? PRI कहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये लगातार जीतती है। ये सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेसी, ये तो पढ़ लिया था ना हमने 10th। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है? रॉन्ग वाला ढूंढना है आपको। तो ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो ट्रू है आपका, है ना, ये तो सही है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं, वो बॉर्न हुए थे मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है। बाकी सब ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर भी थे वो, है ना, बाकी सब ठीक है, बट महाराष्ट्र में नहीं हुआ था उनका जन्म। बाबा साहब जो था वो तो ठीक है, BR अम्बेडकर महाराष्ट्र में नहीं हुए थे, वो आपके मध्य प्रदेश में हुए थे उनका जन्म। तो बी ऑप्शन इसका गलत है, इसका आंसर क्या होता? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो बी आंसर, इसमें रॉन्ग में लगाना था ना, ठीक, तो बी वाला रॉन्ग है, बाकी सब तो ट्रू है, तो बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन मेंबर नहीं थे? तो देखो, TT कृष्णाचारी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, राजेंद्र प्रसाद भी रहे, महात्मा गांधी जो थे वो नहीं थे मेंबर। तो महात्मा गांधी को याद कर लेना, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो नहीं थे, नहीं वाला महात्मा गांधी। ठीक है, बाकी सब थे, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी वो मतलब उनको फ्रीडम कब मिली थी, वो डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी थी? तो वो बनी थी 26 अप्रैल को बनी थी 1994, बी ऑप्शन, 26 अप्रैल 94 याद रखना, और 26 अप्रैल भी याद रखना। तो 26 अप्रैल 1994 को डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, कौन सी? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने तो क्या किया था, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाई थी ना, तो उनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाई वर फार्मर्स इन पालमपुर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। मतलब पालमपुर गांव के जो किसान है वो एक साल में ना 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगा लेते हैं, यानी वो मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, है ना, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? ए ऑप्शन है फार्मर के पास बहुत सारा पैसा है, या वेल डेवलप्ड इरिगेशन है, या चीप लेबर मिल जाती है, अवेलेबल है, या नन, कोई भी नहीं है। तो क्यों उगाते हो 3 टाइप की डिफरेंट फसल? ये मेन रीज़न है। वेल डेवलप्ड इरिगेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, वेल डेवलप्ड इरिगेशन। इसलिए वो एक साल में 3 फसलें उगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्व शिक्षा अभियान वाज ओपन फॉर 8 ईयर्स टू 16 ईयर एज ग्रुप। सर्व शिक्षा अभियान 8 साल से 16 साल तक के लिए होता है। तो इसका आंसर तो फॉल्स होगा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो 6 टू 14 एज है इसका, जबकि यहाँ पे 8 टू 16 दिया है, तो ये फॉल्स है। अगर 6 टू 14 होता तो फिर ट्रू होता, अभी 8 टू 16 इसलिए फॉल्स है। GNP स्टैंड फॉर, GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो एजर्शन में आपको पहले एजर्शन रीजन को देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, देन उसके ऑप्शंस देखने हैं। तो एजर्शन है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को मिला के किया जाता है। यस, प्रोडक्शन के लिए ये सब चीज़ चाहिए ना, तो ये तो ट्रू है आपका, एजर्शन ट्रू है। रीज़न है कि टूल्स, टेक्निक, मशीनरी ये सब फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। नो, मशीनरी, टूल्स ये सब तो फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये तो गलत है। फिक्स्ड कैपिटल नहीं होती, फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो असर्शन तो आपका ट्रू है, बट रीज़न फॉल्स है। जब असर्शन ट्रू हो और रीज़न फॉल्स हो तो सी ऑप्शन होगा ना आंसर। देखो, असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्क रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, दिस अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे गलत लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज। तो जब 5 लोगों की ज़रूरत है बट लगे इंगेज कितने? 8 लोग, यानी कि जितने की ज़रूरत है उससे ज़रूरत तो 5 की है बट लगे कितने हैं? 8 लोग। तो 3 लोग तो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है ना, तो वो एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी है, तो उसको हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब जितने की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा काम पे लगे हो। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाया जाता है। अगर पूछ ले तो ये कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। बाकी इसकी डेफिनेशन यही है, ठीक है, ये डेफिनेशन भी याद कर लेना इसकी। बाकी मैच द कॉलम थे। रेनी सीजन खरीफ को कहते हैं, विंटर सीजन रबी को कहते हैं। बट यहाँ पे ना ऑप्शन दोनों ही या तो बाय मिस्टेक दिए होंगे, बट दोनों ही ऑप्शन आपके मस्टर्ड भी और टबैको भी, ये दोनों ही रबी क्रॉप्स होती है। रबी क्रॉप्स कब होती है? विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर नवंबर में। जबकि खरीफ सीज़न जो होता है वो आपका जून और जुलाई में होता है ना। तो खरीफ सीज़न में राइस होता है, मेज़ होता है, कॉटन होता है। तो यहाँ पे खरीफ का कोई दिया नहीं है, मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो दोनों ही आपके आंसर मस्टर्ड, टबैको, रबी के हैं, ठीक है। खरीफ होता तो राइस या मेज़ वगैरह दिया होता। तो इसका आंसर, दोनों का आंसर रबी क्रॉप्स होगा, ओके। तो इनको लेस रेनफॉल चाहिए, जबकि खरीफ को मोर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने MCQs कर लिए इसके सेक्शन ई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन बी कर लेंगे, तो कमेंट करके बताइए। और नहीं तो आप ये सारे आंसर्स को अच्छी तरह से रिवाइज प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं याद करके जाइए। ये मैप है, तो मैप को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक क्वेश्चन पेपर का और लिंक डाल दूंगी, उसका भी सोल्यूशन हो रखा है, तो उसको भी आप चेक कर लेना, उसे भी आप अच्छी तरह से करके जाइए एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा जो मैंने MCQ समझाए हैं और इससे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस होंगी उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाना, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैसा गया ये भी बताना,
और अदर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन के लिए भी आप चैनल को देख सकते हैं। फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, तो फोर्ट्रेस प्रिजन बतानी है, तो इसका आंसर है बेस्टाइल। ठीक है, सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द एम्परर ऑफ रशिया इन 1914? 1914 में रशिया का एम्परर कौन थे? जार निकोलस सेकंड। ठीक है। अ रशियन कम्युनिस्ट लीडर हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया, तो रशिया में जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था जोसेफ स्टैलिन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है जोसेफ स्टैलिन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है। ये तो फॉल्स है, कुछ लोगों के हाथ में थोड़ा ना होती है डेमोक्रेसी में, तो पूरे लोगों के हाथ में होती है, जो वहाँ की पब्लिक होती है ना। तो यहाँ पे बोला कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये ठीक है आपका, कि यहाँ पे लोगों के हाथ में पूरी पावर होती है जिससे वो इलेक्ट करते हैं अपने हेड को, है ना। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और सेकेंड वाली करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आपको फ्यू इंडिविजुअल बोला है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हैंड ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में होती है। सेकेंड वाला ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा ना। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और सेकेंड करेक्ट है, तो बी आंसर है इसका। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और सेकेंड वाली करेक्ट थी ना, तो यानी इसका आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन पे टिक कर लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव नो राइट टू वोट, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। तो जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उनको कोई राइट नहीं होता वोट करने का, तो यहाँ पे इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक? तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेटिक में तो राइट टू वोट होता है, यहाँ तो नो लिखा है, तो नो है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। नॉन डेमोक्रेटिक में जो लोग होते हैं वो सरकार नहीं चुनते। ठीक है, डेमोक्रेटिक जैसे इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो राइट टू वोट है ना, तो यहाँ लिखा है नो राइट टू वोट, तो इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक है इसका आंसर। तो 6 का आंसर क्या होगा? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। एंड इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो उन्हें भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में बहुत सारी पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। तो आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारी पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, फिर उसके बाद बीजेडी, बहुत सारी पार्टीज़ है ना, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यस, ट्रू है ये। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। मल्टी पार्टी का मतलब समझिए ना, बहुत सारा पार्टी, बहुदल सिस्टम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एज द हेड ऑफ स्टेट इज कलेक्टेड। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब तो जहाँ पे लोगों के हाथ में सत्ता होती है, बट जब हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड की बात करें तो डेमोक्रेटिक के साथ एक और वर्ड जुड़ जाएगा, रिपब्लिक कंट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इन्होंने कहा है कि करेक्ट करो अंडरलाइन वर्ड को, ताकि स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड में आ रहा है, तो डेमोक्रेटिक के साथ एक रिपब्लिक वर्ड आ जाएगा। तो इसमें आपको इसको दोबारा से सेंटेंस को लिखना था, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक रिपब्लिक वर्ड को आपको एक्स्ट्रा लगाना है ताकि ये सेंस में आ जाए वर्ड, पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल सेम ये लिखा था, बस एक रिपब्लिक वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 10, इलेक्शंस हेल्ड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी या जनरल इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म्स इलेक्शंस होते हैं, या इलेक्शंस बाय इलेक्शंस होते हैं? तो वन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन कैसे होते हैं? बाय इलेक्शंस होते हैं, तो इसका आंसर बाय इलेक्शंस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री डिवाइडेड फॉर लोकसभा इलेक्शंस, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस में। तो यहाँ पे आपको याद करना है 543, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बट इनिशियली 543 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इमेजिनरी सर्कल रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इमेजिनरी सर्कल रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, जो पैरेलल रन करते हैं इक्वेटर के उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। तो देखिए लैटिट्यूड्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर को मेजर करती है, और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइन होती है जो मेजर करती है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन इन दिन बीच को। ये आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइन्स होती है। तो पैरेलल में क्या आएगा, लैटिट्यूड, ठीक है। इसका आंसर लैटिट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th है, 13th, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो ये अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट करना है और जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय, यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ से सेपरेटेड होता है, पाक स्ट्रेट, PALK STRAIT एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे ये वर्ड आपको एक्स्ट्रा लिखना था ताकि ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कंप्लीट करना है टेबल को। बर्चन्स क्या होता है, इंडियन डेजर्ट होता है, और जो भांगर होती है वो एक टाइप की इंडियन सॉइल है, एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। तो भांगर के बारे में खादर बांगर आपने पढ़ा होगा, इसको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, खादर और भांगर। तो ये एक टाइप की एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज करना है फॉलोइंग हिमालयन रेंज को नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालयन रेंज को लगाना है आपको। तो पहले शिवालिक है, फिर हिमाद्री, हिमाचल है। तो नॉर्थ टू साउथ में पहले आपका हिमाद्री आएगा, फिर हिमाचल आएगा और लास्ट में शिवालिक आएगा। तो ये आपको अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज करना है फॉलोइंग वाटर बॉडीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक की तरफ। तो नॉर्थ में तो आपको पता है ना वुलर लेक होती है, तो लास्ट में वुलर लेक आएगी कश्मीर में। तो जो साउथ है उसमें पहले, तो देखिए लेक्स में पहले देखो पुलिकट तो यहाँ पे है आंध्रा में, पुलिकट लेक, ये पुलिकट लेक है आंध्रा के पास, तमिलनाडु और आंध्रा के यहाँ पे आती है। और फिर यहाँ से ऐसे जाओगे तो चिल्का लेक है उड़ीसा में, और फिर वुलर आपकी लास्ट में आती है कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे वुलर है। तो यानी कि आपको साउथ से नॉर्थ जाना ना, तो पहले पुलिकट आएगा, फिर चिल्का आएगा, और फिर आपका वुलर लेक आएगा। तो पुलिकट, फिर चिल्का, फिर ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे करके। तो साउथ में पहले पुलिकट, फिर चिल्का, और फिर लास्ट में ये। तो पुलिकट आपको याद रखनी आंध्रा में होती है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, वुलर कश्मीर में है, और चिल्का उड़ीसा में है। तो पहले आंध्रा, फिर उड़ीसा आता है, फिर कश्मीर साउथ नॉर्थ में आ जाता है ना। तो साउथ टू नॉर्थ है तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर लास्ट में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा, उस रिवर का नाम बताना जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा आपका गोदावरी रिवर को कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती है ये, ठीक है। तो गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिटरेसी रेट। क्वेश्चन 18, एनी मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ वे दैट इट बिकम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। तो ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म होके ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है और यूज़फुल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। जब मटेरियल यूज़फुल हो जाए तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। क्या बन जाता है वो, रिसोर्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, ट्रू की फॉल्स। तो लिटरेसी रेट मतलब जो साक्षरता दर है, मतलब एजुकेशन रेट है जो लिटरेसी रेट, उसको वो ओवर द ईयर इम्प्रूव नहीं हुआ। नहीं, देखो पहले तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बट अब तो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट, परसेंटेज जो है एजुकेटेड लोग का वो बढ़ रहा है ना। तो इन्होंने कहा नहीं इम्प्रूव हुआ, तो ये तो फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। अगर ये इम्प्रूव्ड बोलते, नॉट नहीं लगाते तो ट्रू होता, बट नॉट इम्प्रूव बोल दिया तो इसलिए फॉल्स है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका फॉल्स है। क्वेश्चन 20, कंप्लीट करना है लेबल को, टेबल को।
तो फिशिंग कैसा है, और टूरिज्म टर्शरी सेक्टर में आता है। तो टूरिज्म तो टर्शरी सेक्टर में आता है, फिशिंग कौन से सेक्टर में आता है? तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ के 3 सेक्टर्स आने चाहिए। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी के अंदर जितने भी आपके फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, वो सेकेंडरी के अंदर आएगा। और टर्शरी सेक्टर के अंदर जो भी सर्विस सेक्टर होते हैं लाइक टीचिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना, ये सब सर्विस सेक्टर टर्शरी में आते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा उनको हम सेकेंडरी में डालते हैं। और ये जो इनिशियल वाली चीज़ होती है जो जिनकी हेल्प से सेकेंडरी सेक्टर होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के लिए चाहिए होती है ना, रिक्वायर्ड होती है। तो जो रॉ मटेरियल है वो किससे मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। तो फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग ये सब प्राइमरी में आते हैं। तो फिशिंग कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है। तो फिशिंग में यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर आएगा। और टूरिज्म तो टर्शरी होता ही है ना, टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर। फिशिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी सेक्टर लिखना है। तो इसके सेक्शन बी, सी और डी वाले जो सेक्शंस है हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो वीडियो का जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, उसको वेट करिएगा, वो आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, लाइव में भी मिल सकता है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी एसएसटी की फुल रिवीजन कराई जा सके। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड इन जितने आंसर्स मैंने बताया है इनके सबके आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है सारे क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और वीडियो बनाएंगे, तो वेट कीजिएगा। एंड अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कर देना, कमेंट अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा।